Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome to KPS College. I just want to wish you good luck with our efforts. Let me introduce myself. I am Miss Hafsa Zahid, Masters in Chemistry from Punjab University, Lahore. And now I will teach you chemistry. अब से आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूँ। तो बच्चों, केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच नेम इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एटम एंड एविडेंस ऑफ एटम। एंड इन एटम वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग्स, डेफिनेशंस एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेट्स मूव टू मीनिंग्स। बच्चों, अगर मीनिंग्स की बात की जाए तो मैं मीनिंग्स को, एटम के मीनिंग्स को दो तरह से बयान करना चाहूँगी, दो तरह से डिस्क्राइब करूँगी आपको। पहली बात तो ये है कि पहले मीनिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि वर्ड जो एटम है ना, वो एटमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम, जिसको हम लोग तकसीम नहीं कर सकते। अब जो अगर हिस्ट्री के अंदर देखा जाए ना, तो जो ग्रीक फिलोसफर थे जिनमें डेमोक्रेटस शामिल था, डेमोक्रेटस ने और बहुत सारे दूसरे ग्रीक फिलोसफर्स ने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर वो मैटर को डिवाइड करें, फिर मज़ीद डिवाइड करें तो डिवाइड करते करते एक पार्टिकल ऐसा आता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उस पार्टिकल को उन्होंने एटम का नाम दिया। और ये किसने किया था? ग्रीक फिलोसफर्स में ने किया था, जिनमें डेमोक्रेटस शामिल था, और इन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को एटम का नाम दिया। दूसरे तरीके से इसके मीनिंग्स यूँ बताए जा सकते हैं कि वर्ड जो एटम है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो है वो है ए, जिसका मतलब होता है नॉट, एंड टॉमी, जिसका मतलब होता है टू कट, यानी कि नॉट टू कट, यानी कि इसको हम काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे, ये सिर्फ ना मीनिंग्स की हद तक ये बात है कि एटम का मतलब ये है कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और ये पुराने जो ग्रीक्स थे उनका सिर्फ व्यू था। लेकिन मॉडर्न साइंस ये कहती है कि एटम कैन बी डिवाइडेड, यानी कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। इस बात को हम यूँ बयान कर सकते हैं कि आप अच्छे से जानते हैं एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जाहिर सी बात है वो एटम के अंदर हैं तो एटम से छोटे होंगे, तो इससे पता चलता है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू डेफिनेशन। डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी है। 17वीं सेंचुरी के अंदर, लेट 17वीं सेंचुरी के अंदर कंपोजिशन ऑफ प्योर सैंपल की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई थी। इस स्टडी से हमें ये पता चला था कि कंपाउंड जो से हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और एलिमेंट्स कैसे मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, इन द सेम वे हाउ कंपाउंड ब्रेक टू फॉर्म एलिमेंट्स, यानी कि कंपाउंड टूट कर एलिमेंट्स के अंदर चेंज कैसे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि 1808 के अंदर जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। उन्होंने डिफरेंट लॉज को डिस्कस किया, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन लॉज को डिस्कस करने के बाद उसने एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की बेस बताई थी, और ये सब काम करने के बाद एटॉमिक थ्योरी उसने डिस्कवर की थी। और एटॉमिक थ्योरी के अंदर का जो मेन पास्टुलेट था वो ये था, ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, यानी कि सारे का सारा मैटर किससे मिलकर बना है? एटम्स से। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि इन साइंटिस्ट के वर्क से हमें एटम की एग्जिस्टेंस का या एटम की प्रेजेंस का थोड़ा बहुत आइडिया होने लग गया था। फिर अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो इसकी पहली जो डेफिनेशन है वो ये है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। पहली डेफिनेशन मैंने इसलिए कहा कि मीनिंग्स की तरह डेफिनेशन को भी मैं दो तरीके से डिस्क्राइब करूंगी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इस डेफिनेशन के भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं और वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बने हैं। बाकी चीज़ें हम फर्दर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, जैसा कि मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है,
ये सारी बातें हम फर्दर स्टडीज़ में पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात जो है वो ये है कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। इस डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हुई है तो थोड़ा केमिकल रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है। केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ऐसा ही है ना। रिएक्टेंट्स जो हैं वो किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन कैसे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कैसे चेंज होते हैं, होता क्या है, रिएक्टेंट्स के अंदर होती है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड प्रोडक्ट्स के अंदर होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिकली हो किसके अंदर रही है, आखिर कौन है प्लेयर इस सारी गेम का। या आप अच्छे से जानते हैं कि बॉन्ड जो है वो किसके अंदर बनता है, किन के दरमियान बनता है, एटम्स के दरमियान बनता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन किन के दरमियान में हो रही है, एटम्स के दरमियान में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से चेंज हो रहे हैं, एटम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चेंज हो रहे हैं। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट प्ले करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इट्स एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास एटम की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि हाइड्रोजन है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, इसी तरह हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। अब इन एग्जाम्पल से मैंने आपको एटम की दूसरी डेफिनेशन बता दी जो कि आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ी थी, जैसा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इन एग्जाम्पल्स को मैंने दो तरीके से इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अगर जो ऊपर वाली एग्जाम्पल्स हैं उनको देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इनका एटम अकेला नहीं पाया जाता, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के पाया जाएगा, यानी कि आप कहीं पे भी हाइड्रोजन को अकेले नहीं देख सकते। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल्स हैं उसके अंदर देखा जाए तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये जो सी हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसकी रीज़न क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, यानी कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, इनका एटम आपको अकेला मिल सकता है। तो एटम की दूसरी डेफिनेशन ये हुई कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बच्चे, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कस करने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे आप अच्छे से जानते हैं कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा होता है, इसका सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, और इसके साइड्स पर जो ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। और शेल्स के अंदर क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए आपको एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। अच्छा बच्चों, इस डायग्राम के अंदर हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की है। एटम के स्ट्रक्चर के बेसिक पार्ट्स तो 2 हो गए ना, न्यूक्लियस और शेल। लेकिन अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो 3 पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी एटम के अंदर और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम के पार्टिकल्स को मैं 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूंगी, स्टेबल पार्टिकल्स एंड अनस्टेबल पार्टिकल्स।
स्टेबल पार्टिकल्स के अंदर यही आते हैं जो तीन हमने डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो बाहर शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। इन तीनों पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं और स्टेबल पार्टिकल्स बोलते हैं। इसके अलावा इन तीन पार्टिकल्स के अलावा और बहुत सारे स्टडीज़ के अंदर ये साबित हुआ है कि बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अलावा पाए जाते हैं, जैसा कि हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मिजॉन्स हैं, बोसॉन्स हैं। ये सारे के सारे इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। 100 से ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स ये सोचा जाता है या ये ख्याल किया जाता है कि 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स इस तरह के एटम के अंदर पाए जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर की परसेंटेज जो है न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट था जे बर्जेलियस, हिस्ट्री के अंदर उसकी भी स्टडी की जाती है कि उसने एटॉमिक मासेस को डिस्कवर किया था। एटॉमिक मास की टर्म आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एटॉमिक मास कहा जाता है और ये किसने डिस्कवर किए थे? जे बर्जेलियस ने। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे लेक्चर का एविडेंस ऑफ एटम। बच्चे, एविडेंस ऑफ एटम के लिए आपकी बुक का एक सेंटेंस है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी और वो सेंटेंस ये है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम, यानी कि एटम को हम देख नहीं सकते, बट नियरेस्ट एविडेंस टू सी द एटम इज़ बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके एटम का एविडेंस ले सकते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस का मतलब बच्चों होता है शहादत, यानी कि ये जो हम एटम की मौजूदगी की बात करें, क्या इसका वजूद है भी या फिर ये सिर्फ बातें ही हैं? क्या प्रैक्टिकली भी ये एटम पाया जाता है या नहीं? इन सारी बातों को साबित करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत वर्क किया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके एटम के हम एविडेंस हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बच्चों इस बात को समझने के लिए कि हम किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं, यानी कि एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की गई ना, तो उसको देखने का बेसिक प्रोसेस होता क्या है? देखें बच्चों, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करते हैं ना, वो लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो फिर हम उस चीज़ का इमेज देख सकते हैं, यानी कि हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो उस लाइट की वेवलेंथ बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ है 2 नैनोमीटर। अब लाइट इस पर हमने जो फॉल करवाई उसकी वेवलेंथ थी 5 नैनोमीटर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट वेव जो थी ये ऑब्जेक्ट के साथ टकरा कर वापस नहीं जा रही, ऑब्जेक्ट से कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ है 2 नैनोमीटर और इस पर जो लाइट फॉल कर रही है और उसकी वेवलेंथ भी है हमारे पास अगर 2 नैनोमीटर, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लाइट ऑब्जेक्ट के साथ टकराई है और रिफ्लेक्ट की है। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी आई उसी चीज़ का इमेज देख सकती है जिसके साथ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आई के अंदर जाती है, ऑब्जेक्ट के साथ टकरा कर वह हमारी आई के अंदर जाती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने जो लाइट यूज़ करनी है उसकी वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज से या तो कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब ये कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज़ वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ का साइज़ ऑब्जेक्ट से कम होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ अगर वेवलेंथ से कम है तो हम उसका इमेज नहीं देख सकते। मीन्स अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। आमतौर पर ऑब्जर्वेशन के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है जिसकी वेवलेंथ होती है 500 नैनोमीटर। मतलब ये कि हम इस माइक्रोस्कोप से 500 नैनोमीटर के या उससे
बड़े ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, उससे छोटे ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम उससे छोटे ऑब्जेक्ट लेंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी और रिफ्लेक्शन के चांसेस हमारे पास कम हो जाएंगे। बच्चे अब यहाँ पर मैंने दो तरह की माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया। जब हमने एविडेंस ऑफ एटम का टॉपिक स्टार्ट किया था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, और अब मैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को डिस्कस कर रही हूँ। इन दोनों के अंदर आखिर डिफरेंस क्या है। बच्चे ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ना, इसके अंदर हम लोग लाइट को यूज़ करते हैं और इससे हम लोग 500 नैनोमीटर के या उससे बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन पावर 500 नैनोमीटर होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एटम की ऑब्जर्वेशन के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत बहुत कम होती है, लाइट से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उससे ही हम लोग छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, और एटम का साइज़ आप सब जानते हैं कि कितना छोटा है। आप लोगों की बुक के अंदर एक डायग्राम बनाई हुई है, वो कुछ ऐसी है। बच्चे ये जो है ना, ये दरअसल ग्रेफाइट के एक पीस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के बाद जो इमेज आया, उस इमेज को 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया गया था, यानी कि 15 मिलियन टाइम्स इसको बड़ा किया गया। इससे हमें ये पता चला कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की लेयर्स कैसी होती हैं। ये जो लाइंस है ना, ये एक्चुअली कार्बन की लेयर्स को शो कर रही हैं। इसमें से जो वाइट लाइंस है ना, ये वाली, ये कार्बन की लेयर्स हैं, और जो ब्लैक लाइंस हैं वो लेयर्स के दरमियान में डिस्टेंस है। ग्रेफाइट जो सा होता है ना, वो कार्बन से मिलकर बनता है और कार्बन उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ लेयर प्रेजेंट होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरीके से मटेरियल की स्टडी में हेल्प करती है। इस तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने स्टडीज़ की और कुछ चीज़ें हमें बताईं, और यहाँ पर हमें उन्होंने एटम की स्टडी के बाद उसका साइज़, उसका डायमीटर, उसके मासेस बताए हैं। ये बच्चे आप लोगों ने MCQs के लिए अच्छे से याद करने हैं। एक्सरे एनालिसिस को यूज़ किया गया था। अब एक्सरे एनालिसिस बच्चों एक टेक्निक है जिससे हम मटेरियल की करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसको यूज़ करके एटम की कुछ बातों को यहाँ पर बयान किया। जैसा कि सबसे पहले उन्होंने एटम के डायामीटर को बताया है। एटम का जो डायामीटर होता है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, जो कि 0.2 नैनोमीटर के बराबर है। बच्चे इसके अंदर ये जो 10⁻⁻10 मीटर है, ये 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि एटम का साइज़ 2 एंगस्ट्रम है, यानी कि 2 × 10⁻⁻10 है ना, तो 2 × 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रम के बराबर हो गया। तो ओवरऑल ये किसके बराबर हो गया? 2 एंगस्ट्रम के बराबर हो गया। इसके अलावा उन्होंने हमें एटम के मासेस के बारे में बताया। बच्चे एटम का मास ये फिक्स नहीं है, उन्होंने एवरेज मास बताया था, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक मास बढ़ जाता है। तो उन्होंने ओवरऑल एवरेज जो था मास हमें बताया वो है 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम्स। अब केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली स्टडी एटॉमिक मास यूनिट के अंदर की जाती हैं। यहाँ पर तो इन्होंने हमें किलोग्राम के अंदर बताई हैं। मोस्टली ये एटॉमिक मास यूनिट में दिए जाती हैं वैल्यूज़, और 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। अच्छा, इन सारी स्टडीज़ के बाद हम एटम के साइज़ को कैसे बता सकते हैं? इसका अंदाज़ा बच्चों आप यूँ लगा सकते हो कि अगर आप किसी जगह पर डॉट लगाते हैं ना पेंसिल से, तो उस डॉट के अंदर ऑलमोस्ट, उस छोटे से डॉट के अंदर ना 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 2 मिलियन एटम्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल से आपको मैं बताती हूँ कि अगर वाटर टैप के अंदर से सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर निकल रहा है, वाटर टैप में से एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर निकल रहा है, तो इस सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर 9 ट्रिलियन एटम्स मौजूद हैं। इससे आप एटम के साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम का साइज़ कितना छोटा होता है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ी हैं?
हमने एटम का टॉपिक पढ़ा जिसके अंदर हमने मीनिंग्स पढ़े थे और मीनिंग को हम लोगों ने दो तरह से बयान किया। एक तो ये कि ये वर्ड एटोमोस से निकला है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, और दूसरा ये कि ये दो वर्ड से मिला है जिसमें ए का मतलब होता है नॉट और टोमी का मतलब होता है टू कट, यानी कि नॉट टू कट, इसको हम काट नहीं सकते। फिर उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। उससे पहले हमने इसकी हिस्ट्री बताई जिसके अंदर हमने जॉन डॉल्टन को डिस्कस किया, हमने जे बर्जेलियस को डिस्कस किया, 17वीं सेंचुरी की स्टडीज़ को डिस्कस किया। फिर हमने इसकी दो डेफिनेशन बताई। एक तो हमने ये बताई कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और दूसरी डेफिनेशन हमने ये बताई थी कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फिर हमने इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था जिसको हमने दो तरह से क्लासीफाई किया, स्टेबल एंड अनस्टेबल। फिर हमने एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस किया। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है लाइट की निस्बत, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने जब देखा कि साइंटिस्ट ने जब स्टडीज़ की तो उन्होंने हमें साइज़, डायामीटर और मासेस ऑफ एटम के बारे में बताया। बच्चे ये जो साइज़, डायामीटर और मासेस की जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं ये आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारा आज का लेक्चर था। आपने इसको अच्छे से याद करना है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मालिक्यूल आयन और मालिक्यूलर आयन को डिस्कस करेंगे। विश यू गुड लक।